नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड को सेल परचेज करने पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको इनकम टैक्स रिटर्न में हमको कैसे दिखाना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि यदि आपको म्यूचुअल फंड में आप सेल परचेज करते हैं तो आपको ITR 1 और ITR 4 आप फाइल नहीं कर सकते। यदि आप सैलरीड हैं तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा, और यदि आपके पास बिजनेस इनकम है तो फिर आपको ITR 3 फाइल करना है। और सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही आपका लॉस प्रॉफिट है तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको म्यूचुअल फंड से बहुत ही कम अमाउंट का प्रॉफिट हुआ, जैसे मान लीजिए कि 100-500 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो हम इनकम टैक्स रिटर्न में ना दिखाएं, या फिर उसको ITR 1 ही फाइल कर दें, उसमें हम इग्नोर कर दें। तो ऐसा नहीं है। यदि आपको म्यूचुअल फंड में से यदि सेल करने से यदि कम फायदा प्रॉफिट भी होता है तब भी आपको रिटर्न में उसको लेना है, और आप ITR 1 या ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि जब म्यूचुअल फंड यदि हमने परचेज करे, जैसे आप AIS मैच करते हैं रिटर्न फाइल करने से पहले, तो AIS जब मैच करते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि आपने म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयर से ये परचेज किए हैं। तो क्या उस स्थिति में भी आपको ITR फॉर्म 2 या 3 लेना जरूरी होता है और उसको भी दिखाना होगा? तो परचेज यदि आपने किया है तो फिर उसको आपको इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाना है। आप यदि सैलरी है तो ITR 1 फाइल कीजिए, ITR 4 फाइल कीजिए, जैसे आप नॉर्मल करते हैं वैसे ही करना है आपको। म्यूचुअल फंड परचेज करने के लिए आपको ITR में परचेज का कुछ भी नहीं दिखाया जाता। सिर्फ यदि आपने सेल किया है तो फिर आप लॉस या प्रॉफिट जो होता है वो हमको दिखाना होता है। तो अब जो म्यूचुअल फंड सेल परचेज करने पे हमको जो लॉस या प्रॉफिट होता है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। अब इसको कैसे टैक्सेबल होता है वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो म्यूचुअल फंड आप बेच रहे हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या डेब्ट ओरिएंटेड फंड है, क्योंकि दोनों की टैक्स रेट अलग होती है। यदि इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो फिर वो म्यूचुअल फंड यदि आपने 12 मंथ से कम होल्ड किए हैं, यानी कि आपकी होल्डिंग सिर्फ 12 मंथ से कम है, तो फिर आपके लिए वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और उस पर आपकी जो टैक्स रेट होगी वो 15% होगी। इसमें कुछ भी आपको इंडेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यही इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड यदि आप 12 मंथ या उससे ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और इसमें जो टैक्स रेट होती है वो होती है 1 लाख रुपए तक तो आपको एग्जम्प्ट, यानी कि यदि आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो निकला है वो यदि 1 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, वो टैक्स एग्जम्प्ट होता है। हाँ, रिटर्न में हमको दिखाना जरूर है लेकिन वो टैक्स आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। और यदि मान लो कि 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका कैपिटल गेन बन रहा है तो फिर वो 10% की रेट से आपको उस पर टैक्स देना होगा। जैसे यदि 3 लाख रुपए का टैक्स बना है, कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको 3 लाख में से 1 लाख चले जाए, 2 लाख रुपए पर ही आपको 10% से क्या है, कैपिटल गेन पर 10% से टैक्स देना होगा। अब बात आती है, तो हमने देखा इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड जो होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अच्छा, इन दोनों में ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में हमको इंडेक्शन बेनिफिट नहीं मिलता है। अब बात आती है डेप्ट फंड म्यूचुअल फंड। जो डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं तो उसमें जहां पहले हम 12 मंथ्स का पीरियड देखते थे वहां पर 36 मंथ हो जाता है। डेप्ट फंड में 36 मंथ हो जाता है। यदि आपने 36 मंथ से कम होल्ड किए हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और इसमें जो टैक्स रेट होती है वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट होती है। मतलब कि जो जैसे आपकी सैलरी की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम, जो भी इनकम है उसके साथ ये इनकम जुड़ जाएगी, और जो आपकी स्लैब रेट है उसी से आपका, जैसे कि स्लैब नहीं है 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर 10% 20%, तो उसी स्लैब से आपका टैक्सेशन होगा। और डेप्ट फंड है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब हो जाएंगे, यदि आपने 36 मंथ से ज्यादा होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, और इसमें आपको टैक्स रेट 20% रहेगी, लेकिन आपको इसके साथ इंडेक्सिंग का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो यानी इंडेक्सिंग का बेनिफिट सिर्फ आपको कब मिलेगा, जब आप डेप्ट फंड म्यूचुअल फंड बेचेंगे, और वो भी कब, जब वो लॉन्ग टर्म ही हो, शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको इंडेक्सिंग का बेनिफिट मिल जाएगा।
अच्छा, अब ये बात सब आती है कि इतना हम कैपिटल गेन अगर आपको क्या निकालना, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मैंने एक बेसिक नॉलेज के लिए समझाया है। आपको क्या करना है कि जहां से भी आप ब्रोकर से आप म्यूचुअल फंड का ट्रांजेक्शन करते हैं, वहां से आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट ले लें। उसमें इजीली आपको पता चल जाएगा, उसमें सब यूनिट के सामने आपको रहेगा कि कितना आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कौन सी यूनिट सेल करने पे शॉर्ट टर्म हुआ है, कौन सी यूनिट सेल करने पे लॉन्ग टर्म हुआ। उस जब आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट मंगवाएंगे तो उस कैपिटल गेन स्टेटमेंट में आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। उसमें आपको इजीली सारी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट जो आपने सेल की है, ट्रांसफर वैल्यूज की, वो सभी आपको इजीली उसमें अवेलेबल रहेगी। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो भी उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपने ब्रोकर से अपने म्यूचुअल फंड के लिए कैपिटल गेन स्टेटमेंट मंगवाना है। और अगर या फिर जैसे कि या फिर आप केफ इंटेक से, केम से, इनसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि हम एसआईपी में पेमेंट करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, एसआईपी म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो उसमें सबको बहुत कंफ्यूजन होता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम कैसे समझे उसमें। तो इसका ये है कि आपको हर इंस्टॉलमेंट, जैसे आप चाहे एसआईपी में क्या होता है, आप मंथली पे करते हैं इंस्टॉलमेंट, या फिर आप ईयरली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, आपको हर जो इंस्टॉलमेंट है उसको एक अलग इन्वेस्टमेंट मानना होगा और हर इंस्टॉलमेंट का पीरियड देखना होगा कि वो आपने कितना होल्ड किया है। जैसे कि यदि आपने 12 महीने की एसआईपी ली है, उसको 13 महीने के बाद आप सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो तो क्या हो गई आपकी लॉन्ग टर्म। तो ऐसे ही आपको सबका पीरियड देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म, अलग अलग उनको देखना होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में उसको म्यूचुअल फंड को हमको कैसे दिखाना है। तो इसके लिए हम वही इनकम टैक्स रिटर्न अपने लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में हम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आते हैं। असेसमेंट ईयर, हम करंट असेसमेंट ईयर ले लेते हैं, ऑनलाइन किया, कंटिन्यू किया। अभी मैं आपको ITR 2 अच्छा, यहाँ पर यदि आपने पहले से ही डाटा सेव किया है तो आप रिज्यूम फाइलिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर स्टार्ट न्यू फाइलिंग भी कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे शेड्यूल लेना है, तो सबसे पहले तो हमको, अच्छा मैं पूरा ITR 2 आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ वही शेड्यूल आपको बताऊंगी जो आपके ऊपर लागू म्यूचुअल फंड के लिए लागू होते हैं। यदि आप पूरा ITR 2 भरना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कैसे भरना है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसको देख के आप आसानी से अपना ITR 2 फाइल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जनरल में फर्स्ट वाला पार्ट ए जनरल वाला हम ले लेंगे। उसके बाद इनकम पे आते हैं। इनकम में जो जो इनकम है वो आपको लेना है। यहाँ पर मैं सिर्फ कौन सा लूंगी, शेड्यूल कैपिटल गेन वाला। इसके साथ हमको शेड्यूल 112A भी लेंगे। उसके बाद लेना है शेड्यूल अदर सोर्सेज, नहीं लेंगे। शेड्यूल स्पेशल इनकम आपको ये लेना ही होगा, अगर आपने कैपिटल गेन लिया है तो ये भी आपको लेना ही होगा। उसके बाद हम, ये हो गया। फिर डिडक्शन में आते हैं। यदि कोई आपको डिडक्शन है तो आप ATG जो भी आप लेना चाहें, अभी मुझे यहाँ कोई भी डिडक्शन नहीं बतानी तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। उसके बाद टैक्स में जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल, जैसे TDS अगर हो तो TDS बता सकते हैं आप, या फिर आपके दो तो शुरू के आपको कंप्यूटेशन वाले तो आपको लेना ही है। चलिए उसके बाद अदर्स पे जाएंगे। अदर्स में सभी आप ऐसे कैसे रहने दीजिए, सिर्फ ये शेड्यूल फॉरेन असेट्स वाला हमको सिलेक्ट नहीं करना है, ये शेड्यूल असेट्स एंड लायबिलिटी, या फिर अगर ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप पढ़ के देख लीजिए और आप ले सकते हैं इनको। चलिए अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। फिर कंटिन्यू किया, स्किप द क्वेश्चन करेंगे। सारे जितने भी शेड्यूल है हमको सब कंफर्म करने होते हैं। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल रहती है, इसमें आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है शेड्यूल कैपिटल गेन। तो हमको म्यूचुअल फंड के लिए क्या चाहिए, शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर जाएंगे हम। इसमें हमको सेकेंड और थर्ड ऑप्शन, ये अगर देखिए मैंने आपको दो म्यूचुअल फंड बताए थे, एक तो इक्विटी बेस्ड और एक डेप्ट बेस्ड। यदि इक्विटी बेस्ड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी बेस्ड शॉर्ट टर्म के लिए हमको ये वाला शेड्यूल सिलेक्ट करना होता है। ये 111A वाला जो है वो क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है। सेकेंड वाला, थर्ड वाला जो है 112A, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो दोनों शेड्यूल हम शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म के लिए है। ये कौन सा है, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, अब एक चीज हमने और देखी थी, डेप्ट बेस्ड म्यूचुअल फंड। तो डेप्ट ओरिएंटेड के लिए हमको अगर है तो हमको उसके लिए लेना होगा
इसमें आप ऑप्शन नीचे की ओर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम्स। ये वाला हमको लेना है। ये किसके लिए? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए है और ये डेप्ट बेस्ड म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, ये तीनों शेड्यूल हम ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। और अभी तक आपने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, अब जो हमने सबसे पहला लिया था इक्विटी शेयर्स है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आर यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 111A। इस 111A में क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, दोनों कौन से? ये दोनों वाले 111A और 112A इक्विटी फंड बेस्ड है। तो इक्विटी में शॉर्ट टर्म जो है उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर एड डिटेल पर जाएंगे, या सेक्शन 111A ले लेते हैं। फिर हमको लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जितने में हमने बेचा है। अच्छा, यहाँ पे आप टोटल वैल्यू आप डाल सकते हैं, जो जो आपने सेल किया उसकी टोटल वैल्यू आप ले सकते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया 1 लाख रुपीज, जितने में हमने सभी यूनिट्स बेचे हैं वो ले ली। उसके बाद आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्शन। और यहाँ पे इंडेक्सिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पर हमको क्या लेने हैं? जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में हमने परचेज की थी। मान लीजिए हमने लिया इसको 90,000। ठीक है, इसके बाद हमको लेना है यहाँ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में 0। यदि यहाँ पर आती है जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है जो बाद में हम इनकर करते हैं वो आ जाती है। यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर किए हैं ट्रांसफर करने मतलब बेचने के में आपके कोई एक्सपेंडिचर हुए तो वो एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप 0 ले लें। इस तरह से आपका जो आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया आपका 10,000 रुपए। तो ये हमने ऐड कर दिया। ये हमने क्या करा? इक्विटी बेस्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ले लिया। चलिए, अब ये जो इक्विटी बेस्ड होता है ये कितने से टैक्सेबल होता है? हमने शुरू में देखा था, ये इस पर हमको 15% की टैक्स रेट रहती है। चलिए, देखने से ही हमको लग जाएगा कि ये किसके लिए है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। तो जो 112A में इक्विटी बेस्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो हमको फिल करना होता है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमको एड डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, इसके नीचे आप देखेंगे व्यू शेड्यूल 112 है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? एड डिटेल्स पर हमको क्लिक करना है। साइट बहुत स्लो चल रही है। चलिए, एड डिटेल्स पर क्लिक करा। अब सबसे पहले हमको शेयर्स यूनिट एक्वायर्ड, आपकी जो यूनिट्स है वो कब से? बिफोर 31 जनवरी है या आफ्टर है? हम अभी आफ्टर 31 जनवरी लेते हैं, कब से आपने एक्वायर की हुई है। फिर सीधे हम आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है आपकी? मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपने जितने में वो खरीदी थी वो टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ ले ली 1,50,000 रुपए। क्या आपने उसमें कोई एक्सपेंडिचर किए हैं? तो हम मान लेते हैं कि हमने 1,000 रुपए के एक्सपेंडिचर किए हैं। ये कौन से एक्सपेंडिचर? जो हम ट्रांसफर करने के लिए हमारे हुए हैं। उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और टोटल उसके जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने खरीदे थे वो वैल्यू आ गई। यहाँ पर एक्सपेंडिचर की वैल्यू, अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने में हमने बेचे, सेल वैल्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं। मान लो हमने ले ली यहाँ पे 2,60,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ऐड करना है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो गया है। अच्छा, चलिए, अब हमको क्या डेप्ट के लिए क्या? डेप्ट फंड ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए क्या लेना पड़ेगा? फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आएगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद एड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले हम दोनों ही देखना है, हमको शॉर्ट टर्म भी देखना है। हमको पहले शॉर्ट टर्म देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म गेन जो फर्स्ट ऑप्शन है, इन केस असेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर। कोटेड शेयर्स वो होते हैं जो कि लिस्टेड होते हैं, तो इनको लिस्टेड शेयर्स के अलावा जो शेयर्स हैं उसके लिए है, तो हमको लिस्टेड के लिए लेना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर देखिएगा आप, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रेस्पेक्ट ऑफ असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। अदर देन अनकोटेड मतलब यहाँ पे कोटेड शेयर्स के लेना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने कितने में सेल किए उसकी फुल वैल्यू यहाँ पर आपको लेनी है।
तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 50,000। उसके बाद आप नीचे आएंगे डिडक्शन में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्स है। यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था इंडेक्सिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कौन सा है ये, शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में हमने उसको खरीदा था, मान लिया हमने 25,000 में खरीदे तो हमने यहाँ 25,000 रुपये ले ले। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यदि कोई हो या एक्सपेंडिचर है तो वो यहाँ पर हमको लेना, नहीं तो आप जीरो देंगे। उसके बाद ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब हम यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्लिक करते हैं। अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी सबसे पहले वो ये अदर देन कोटेड शेयर है, इसको फिल नहीं करेंगे हम। कौन सा लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। तो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था तो कितनी था, हमने 6,000 था हमारा फुल वैल्यू कंसिडरेशन, हम 6,000 रुपये ले लिए। अब यहाँ पर लेनी थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन। यहाँ पर हमको इंडेक्सिंग का बेनिफिट मिलेगा, तो हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू कितनी निकाली थी उसकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की हमने निकाली थी 5666, राइट। तो ये हमारी यहाँ इंडेक्सिंग वैल्यू आ गई। यदि इंप्रूवमेंट कॉस्ट होती है तो वो भी इंडेक्सिंग वैल्यू ही आती है। उसके बाद एक्सपेंडिचर यदि कोई होते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद बैलेंस आ गया, और ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 334 रुपए का। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो अब डेप्ट में लॉन्ग टर्म किस रेट से होता है, 20% से टैक्सेबल होगा। देखिए, अब इसके बाद हमको एक काम और करना होता है कि हमको डेट वाइज इसकी डिटेल देनी होती है। जो कैपिटल गेन आप देख रहे हैं, ये कैपिटल गेन भी हमको दिखाना होता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल, नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर ये देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपको एरर बता देगा। तो एक डिटेल्स करेंगे, और यहाँ पर आप देखिए अप टू 15 जून, फिर 16 जून से 15 सितंबर, तो डेट वाइज आपको अपना सिर्फ कैपिटल गेन देना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कैपिटल गेन आपको देना, और कुछ भी नहीं देना है। जो कैपिटल गेन निकला है उसका देना है कि इसमें से कितनी अमाउंट, मतलब आपको डेट वाइज देना है कि इतने इतना कैपिटल गेन हमको इस समय पे हुआ है। जैसे सबसे पहले हमारा 15% से था ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला 10,000 रुपए वाला, तो ये हम 10,000 रुपए लेते हैं। तो आपको तो जो भी है आपका लेना, नहीं तो आप क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। जैसे मैं मान लेती हूँ यहाँ पर मेरा 15,000 रुपये मैंने पूरा ले लिया। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि टोटल ऑफ ऑल द क्वार्टर ऑफ रेस्पेक्टिव कैपिटल गेन मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल फिगर ऑफ शेड्यूल BFLA। एक बाहर आप जाएंगे शेड्यूल में देखेंगे तो आपको एक BFLA शेड्यूल दिखेगा। तो उस शेड्यूल में भी अगर आपको जैसे समझ में नहीं आ रही कि कौन सा कैपिटल गेन कौन सी टैक्स रेट से है, तो आप वहां उस शेड्यूल में जाएंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि इतना कैपिटल गेन इतनी टैक्स रेट से है। तो वो देख के भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब जैसे ये पहला शॉर्ट, जैसे तो मैंने आपको शुरू में बताया था, अब यहाँ क्यों बता रहा है कि गलत है, क्योंकि ये नहीं तो ये खुद भी आपको गलत बता देगा। तो ये क्या 10,000 रुपए है, और मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 15 ले लिए, तब ये 10 करना पड़ेंगे, ठीक है। अभी भी ये बता रहा है, एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक में जीरो लेना रह गया है। चलिए, अब उसके बाद कौन सा था हमारा, 10,000 रुपए। अब हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने से था, 10% से, तो 1,09,000 10% वाले में हमको लेना है। कौन सा है ये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, कितना था, 1,09,000। मैं यहाँ पे एक साथ डाल रही हूँ, आपको अलग अलग देना है। यदि आपने भी यदि एक साथ ही किए हैं तो आप एक साथ ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये आ रहा है कि डेप्ट वाला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो डेप्ट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो नॉर्मल जो रेट होती है उससे लगता है। तो ये कितना है, 25,000। तो ये भी हमको दिखाना है, या कौन किस में दिखाएंगे हम लोग, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट्स। तो यहां पर हमको कितना लेना है, 25,000। तो यहां पर हम लेंगे 25,000। ये टैक्सेबल काय से है, नॉर्मल एप्लीकेबल रेट से है, तो 25,000।
चलिए इसी तरह से आप एक और देखेंगे, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 334, ये कौन से 20% से इंडेक्सिंग का भी लिया था हमने 334 रुपए, तो 20% में देना है हमको ये 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल 20 कितना हुआ था हमको 334। यहाँ पर हम कंफर्म पे ऐड करेंगे, सॉरी पहले ऐड करेंगे। देख लीजिए अगर सारा रेड हट जाता है, क्योंकि वो खुद ही यदि आपका एरर होगी उसमें उसको मैच नहीं करेगा तो खुद बता देता है। तो यहाँ पर से हमने इस तरह से आपको यहाँ पे ये वाला शेड्यूल भी आपको देना है। ये शेड्यूल जो है अब जाके आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये शेड्यूल देखिए अब 112 आपको अब यहाँ पर अपने आप जब ये हमने कैपिटल गेन में किया 112 ये क्या था, ये लॉन्ग टर्म का था, वो हम अंदर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अपने आप इसने कंफर्म कर लिया है। बाकी सब शेड्यूल भी आपको कंफर्म करके जो आप रिटर्न फाइल करते हैं वैसे आपको रिटर्न का एक और शेड्यूल में बताया था, शेड्यूल BFL है। अगर आपको रेट समझ में नहीं आती है तो इस शेड्यूल में आप जाएं, इस शेड्यूल में आप जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था कैपिटल गेन वो 15% की रेट से था, और 25,000 का वो किससे था, वो एप्लीकेबल रेट से था। उसके बाद 1,09,000 रुपए वाला कौन किससे था, 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, 334 से था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%। तो यहाँ जो कैपिटल गेन आ रहा है ये कि यही उस आपको उस वाले से भी मैच होना चाहिए। यदि आपका मैच नहीं होता है तो फिर आपको एरर आ जाएगी। तो दोस्तों ये आज मैंने सिर्फ बताया, यदि आपको बाकी का रिटर्न पूरा फाइल करना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।